Hello everyone, welcome again to online session of Manula classes. I'm Dr. Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you all the current affairs regarding the legal GK of the month of October 2024. So now we come to the important topics. First important information है 75 years of ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए अब हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 75 इयर्स हो गए हैं, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 28 जनवरी 1950 को। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्ररी पावर बाय द पार्लियामेंट, by the evolving various doctrines. One of them is the doctrine of basic structure. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, और देश का सबसे बड़ा कोर्ट होने के नाते वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लीगल गार्डियन भी है। लीगल गार्डियन का मतलब ये है कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है देश का, और उस डॉक्यूमेंट में हम लोगों के कुछ राइट्स दिए गए हैं, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज दी गई हैं, उनकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, हम लोगों के साथ कोई गलत ना हो, हम सभी लोगों के साथ या सिटीजन ऑफ इंडिया या और जो अदर पर्सन है या फॉरेनर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट या अदर लीगल राइट प्रोटेक्ट किए जाएं, ये सब बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। तो अभी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या है, एक नया सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग इंट्रोड्यूस किया है, इंसिग्निया किया है, फेयरिंग सिंबल्स लाइक अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट को अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट 34 जजेस हैं, 1 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस। इससे पहले ये जजेस जो है 31 हुआ करते थे, लेकिन 2019 में इसमें अमेंडमेंट करके इसको बढ़ा दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होते हैं। जिस पर्सन को वो रिकमेंड करते हैं कि इस पर्सन को हाई कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए एज पर द क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए, तो ये रिकमेंड करते हैं। अब हम ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन पहली ये है कि वो पर्सन 10 इयर्स तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, और अगर कोई पर्सन 10 इयर्स तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहता है और कॉलेजियम यानी कि जिसमें कि 1 CJI होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वो रिकमेंड करते हैं उस पर्सन को हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, तो उस पर्सन को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन ये है 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट हो या फिर वो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। तो अगर कोई पर्सन 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा है और 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहा है, तो ऐसे पर्सन को कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अब हम चलते हैं आगे, मेजर रिफॉर्म सजेस्टेड फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो पहला क्या है? पहला है इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर एफिशिएंट केस ट्रैकिंग, प्रायोरिटाइजेशंस एंड द रेजोल्यूशंस। आज हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी है उसको एक बहुत ज्यादा हमें ग्रो करने की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत सारे काम जो है वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर होते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केसेस को ट्रैक करने में, उनको जल्दी से रिजॉल्व करने में करेंगे, तो ये हमारा जो इतनी करोड़ों केसेस पेंडिंग है वो भी उनकी पेंडेंसी कम होगी। और एक कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन को टाइमली जस्टिस नहीं मिल पाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन को जस्टिस नहीं मिला। और साथ ही साथ आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एंश्योर करता है, क्या एंश्योर करता है? स्पीडी ट्रायल, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था। नेक्स्ट है एडवोकेट फॉर एन इंडिपेंडेंट बॉडी ओवरसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट। देखिए क्या है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि हमारे देश में
जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होते हैं। लेकिन जो वर्ड कॉलेजियम है, इस तरह का कोई इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, बल्कि इस सिस्टम को इवॉल्व किया गया बाय द वेरियस डिसीजंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो कॉलेजियम सिस्टम का रेफरेंस हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाते। अब कॉलेजियम सिस्टम को इवॉल्व किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थ्रू वेरियस डिसीजंस। अब यहां पर थोड़ा सा जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन उठते हैं, और क्वेश्चन ये उठते हैं कि जनरली अगर आप देखें कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में कुछ ही फैमिली के लोग हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन जजेस बनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनरेबल जजेस। तो इसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी को सेटअप करने की जरूरत है, ताकि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर अपनी एक नजर रखे, निगरानी रखे, और वही पर्सन अपॉइंट हो जिसके पास की कंसर्न्ड क्वालिटी है, एजुकेशन है, और इंटीग्रिटी है, और ट्रांसपेरेंसी है, ताकि लोगों का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में एक विश्वास ज्यादा अफर्म हो। नेक्स्ट है एनकरेज मीडिएशंस आर्बिट्रेशंस टू रिड्यूस द सुप्रीम कोर्ट्स केस लोड। हाँ, तो जो एडीआर है उसको भी हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सारे जो केसेस हैं, अगर वो सारे केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको डिसाइड करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत लंबा समय उनको लगेगा। तो पेंडेंसी जो है केसेस की, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उसको कम करने के लिए एडीआर या मीडिएशन सिस्टम को इवॉल्व करना, इवॉल्व तो है लेकिन उसको और थोड़ा इंक्रीज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव फिजिकल फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया अभी, तो इस पे काफी वैसे ऑनरेबल कोर्ट ने काम किया है। जैसे कि अब आप देखते हैं कि अब हम ऑनरेबल कोर्ट की जो हियरिंग्स है उनको डिजिटली देख सकते हैं, उनको बाद में सुन सकते हैं, और जैसे ही जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आता है, विद इन अ मिनट और विद इन अ आवर्स हम उसकी जो है सॉफ्ट कॉपी हमको मिल सकती है गूगल पे। तो इसमें चेंज तो काफी हुए हैं टेक्नोलॉजी की डायरेक्शन में, बट अभी हमें और आगे करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है एक्सपेंड द नंबर ऑफ जजेस। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं अभी 34 हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया। तो अगर हम ऑनरेबल कोर्ट के जजेस को बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये बेनिफिट होगा कि हमको और ज्यादा चीजें मिलेंगी, और जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कंपैरेटिवली काफी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रमोट अवेयरनेस ऑफ लीगल राइट एंड स्ट्रेंथन लीगल एड पर्टिकुलरली फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो आज देखिए, वैसे तो हमारे देश के कानून में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लीगल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, लेकिन लोगों को इन राइट्स की जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हमारे पार्ट पर एक ड्यूटी है कि हम लोगों को अवेयर करें उनके राइट्स के बारे में, ताकि अगर उन लोगों का राइट का वायलेशन होता है तो उन्हें पता हो कि उनके राइट का वायलेशन हुआ है, और वो इस वायलेशन के अगेंस्ट ऑनरेबल कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सके अकॉर्डिंग टू द गिवन लीगल रेमेडीज। नाउ अब हम आते हैं डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ एनएचआरसी चेयरपर्सन। तो देखिए, अभी हमारे पास केवल एक ही पर्सन है, एक्टिंग चेयरपर्सन है विजय भारती सयानी। अब ये ही सारे काम को देख रही हैं। अब क्या हुआ है कि देखिए, एनएचआरसी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। क्यों बॉडी है? क्योंकि देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम है कि देश में जितने भी लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन अगर उसमें उसके कंसर्न पदाधिकारी या जो ऑफिस बेयरर हैं वो ही नहीं होंगे, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अब जो कमीशन है वो अपना काम प्रॉपरली कर रहा है। अब अगर हम इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यूडीएचआर 1948 में ये आई और इंडिया इसका मेंबर है। तो जब इंडिया इसका मेंबर है तो इंडिया की ड्यूटी है कि अपने देश में होने वाले ह्यूमन राइट के वायलेशन को वो कम करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 बनाया, फिर उसमें अमेंडमेंट किया गया 2006 में, फिर अमेंडमेंट किया गया उसमें 2019 में। 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें ये अमेंडमेंट किया गया कि देखिए, पहले क्या होता था कि एनएचआरसी का जो चेयरपर्सन है वो कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ही हो सकते थे, और कोई पर्सन एनएचआरसी का चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबल नहीं था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविजन बना दिए गए हैं
कि अब एनएचआरसी का चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस व सुप्रीम कोर्ट के और अदर जजेस भी बन सकते हैं। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट इसमें किया गया है। अब अगर हम देखें तो इसमें फुल टाइम मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं और 5 अदर मेंबर्स होते हैं और 7 इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो ये जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, इसमें जो हमारे 7 नेशनल कमीशन है लाइक एससी, एसटी, वुमेन और माइनॉरिटी, इनके मेंबर भी होते हैं। अगर इसकी पावर देखें तो इसकी जुडिशियल पावर में इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब है ये किसी भी पर्सन को बुला सकता है अपने पास, किसी भी रिकॉर्ड को मंगवा सकता है, उससे कोई भी एविडेंस ले सकता है एफिडेविट पर, ये पावर होती है सिविल कोर्ट की। दूसरा है इसको 1 साल में इंक्वायरी करनी होती है और दूसरी बात यह है कि ये रिकमेंडेशन देता है कि अगर किसी पर्सन ने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलना चाहिए या उस पर्सन को, विक्टिम को कंपेंसेशन देनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन भी एनएचआरसी के लिए दी जाती है, एनएचआरसी के द्वारा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मान लिया अगर किसी पर्सन की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है और एनएचआरसी उस मैटर का कॉग्निजेंस भी लेता है, लेकिन अगर एनएचआरसी को रिकमेंडेशन देता है तो एनएचआरसी की जो रिकमेंडेशन है उनका गवर्नमेंट पर कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है कि इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है और अपॉइंट कौन पर्सन इसका चेयरपर्सन होगा उसके लिए एक कमेटी बनी होती है। कमेटी में ये मेंबर होते हैं पीएम, अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिकमेंड करते हैं कि दिस पर्सन शुड बी अपॉइंटेड, तो जिसका नाम ये सजेस्ट करते हैं उस पर्सन को ऑफिशियली प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है, इंक्वायरी करना, यानी कि अगर किसी पर्सन के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी। दूसरा है ये जेल में विजिट कर सकते हैं कि जेल में तो कहीं किसी पर्सन के ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है, या किसी और अदर एस्टेब्लिशमेंट में किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में अगर किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो वहां भी ये विजिट करने का इनके पास अधिकार होता है। नेक्स्ट है आपका रिव्यू मैकेनिज्म, यानी कि ये देखते हैं कि उनको जो लीगल सेफगार्ड्स दिए गए हैं पर्सन को वो उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। रिसर्च एंड एजुकेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन का मतलब है कि ये ह्यूमन राइट्स से संबंधित कितने तरह के और ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं उस पर रिसर्च कराते हैं और उनका एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए इस पर भी रिसर्च या एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इशूड क्या है इसके पास, तो पहला है इसके पास एक लिमिटेड पावर। लिमिटेड पावर क्या है, क्योंकि ये केवल रिकमेंडेशन दे सकता है और उस पर्सन को जिसने कि किसी दूसरे पर्सन के ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ी सी ऐसी पावर देनी चाहिए जो कि केवल रिकमेंडरी ना हो बल्कि वो उसको पनिश भी किया जा सके। सेकंड है फंडिंग डिपेंडेंस, तो यानी कि ये सारे पैसे के लिए किस पर डिपेंडेंट रहता है, सरकार पर डिपेंडेंट रहता है, जिसकी वजह से ये अपने फंक्शन को इफेक्टिवली नहीं डिस्चार्ज कर पाता। नेक्स्ट है मैन पावर शॉर्टेज, तो देखिए जब इसमें जो स्टाफ है वो काफी कम है, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेयरपर्सन ही नहीं है या 6-7 मेंबर होने चाहिए, उनमें से केवल एक ही मेंबर है, तो इससे हमें लगता है कि जो मैन पावर की शॉर्टेज है, तो मैन पावर ही नहीं है तो फिर वो अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पाता। नेक्स्ट है आपका एक्सपर्टीज डेफिसिट, तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड या स्पेशल नॉलेज वाले पर्सन नहीं है जिनको कि उस पर्टिकुलर एरिया में लाइक ह्यूमन राइट्स में बहुत ज्यादा नॉलेज हो। नेक्स्ट है ऑपरेशनल चैलेंजेस, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चैलेंज फंक्शन करना, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फंक्शन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जिससे कि इसके फंक्शन ये अपने फंक्शन को प्रॉपरली नहीं कर पाता। ज्योग्राफिकल रीच, अब यहाँ पर ये लिमिटेड एक्सेस इसकी है क्योंकि ये भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी एक्सेस नहीं है और भारत से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है कि हमारे देश में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जैसी बॉडी होती है। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस, तो ये पॉइंट वहीं कवर हो जाता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमारे देश में इस तरह की संस्था भी काम करती हैं, और अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं है और उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर वो इस तरह की संस्था का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसके रिफॉर्म क्या करने की जरूरत है, तो देखिए रिफॉर्म ये है कि एक तो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा है इसमें ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, तो अभी इसमें केवल कुछ 6-7 लोग ही होते हैं।
अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन का दायरा थोड़ा बढ़ा देते हैं तो और लोग इसमें जुड़ेंगे, जैसे कि कुछ एनजीओ को इसमें जोड़ना चाहिए जो पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो वो अगर रहेंगे तो वो एक बेहतर इनपुट दे पाएंगे और ये थोड़ा सा इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। इसके पास कम रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है, इनको ज्यादा पावर देने की जरूरत है। ज्यादा पावर देने की जरूरत क्यों है? जैसा अभी हमने आपको बताया कि ये केवल रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि किसी पर्सन ने अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए या उस पर्सन के द्वारा विक्टिम को कंपेंसेशन दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार इसकी रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाउंड नहीं है। तो अब अगर इसकी रिकमेंडेशन का बाइंडिंग इफेक्ट ही नहीं होता तो उस पर्सन को क्या रेमेडी मिली जिसके कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। तो ये हमने बताया। फिर एनफोर्सेबल डिसीजन, सिंपलीफाई प्रोसीजर। आज हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को कैसे वो एड्रेस कर सकते हैं, उन्हें कहाँ जाना है, क्या एप्लीकेशन लिखनी है, क्या पेटिशन लगानी है, उनको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इस डायरेक्शन में हम सभी को एक काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है एनहेंस्ड आउटरीच। तो ये देश के अलग अलग कोने में इसकी आउटरीच होनी चाहिए और पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज में जहां की ह्यूमन राइट का वायलेशन थोड़ा ज्यादा होता है वहां पर इसकी आउटरीच होगी तो वो लोग इसका इफेक्टिवली बेनिफिट ले पाएंगे। अब हम आते हैं 23rd लॉ कमीशन। तो अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 23rd लॉ कमीशन को बनाने के लिए कंसेंट दे दी है और अप्रूवल दे दिया है। ये 2024 से 2027 तक रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों को आता है। इसका मतलब ये है इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय एनी लॉ। इसका मतलब है इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय एनी लॉ। तो ये किसी कानून से नहीं बनी है। किससे बनी है? ये एक नोटिफिकेशन के द्वारा बनी हुई है बॉडी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसका मेन काम होता है कि ये हमारे समाज में, देखिए कोई भी समाज की प्रोग्रेस इस बात पे डिपेंड करती है कि उस समाज के कानून कैसे हैं। ठीक है, तो हमारे समाज में जो कानून है या जो हमारे कानून है उनमें समय के अनुसार, समय की डिमांड के अनुसार उनमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है या उनमें चेंज किया जाना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि अगर कोई कानून हमारा बहुत पुराना है, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है हमारा? 1872 का। आज 150 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है, तो अगर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्या प्रोविजन आज उसी पर्सपेक्टिव में रेलिवेंट है या हमें उनको थोड़ा और अपडेट करने की आवश्यकता है। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं जो कि पुराने हैं। लॉ कमीशन का मेन फंक्शन ये है कि ऐसे कानूनों के बारे में वो रिकमेंडेशन दे और उन रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार या पार्लियामेंट उन कानूनों में अमेंड करे और उनको अपडेट करे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बात यह है कि जो इसके रिकमेंडेशन है उनका कोई भी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता, वो नॉन बाइंडिंग होती है। मतलब अगर इस लॉ कमीशन ने किसी लॉ को अमेंड करने की रिकमेंडेशन दी है तो सरकार उसको अमेंड करने के लिए बाउंड नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है, इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। और अगर हम देखें इसका टाइम जो है वो इसमें 5 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। ये उसमें प्री इंडिपेंडेंस अगर देखें तो ये लॉ कमीशन जो है ये सबसे पहले 1834 में बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने और इसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले। जब हमारे देश में, फिर हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो फिर इसको सेकंड टाइम बनाया गया 1955 में और मिस्टर सीतलवाड़ जो है, MC सीतलवाड़ जो है, ये इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे लॉ कमीशन के। तो यहां से ये 3 इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ये, दूसरा ये और थर्ड ये। पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जो लॉ कमीशन है क्या वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो इसका आंसर है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय अ नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो पहला लॉ कमीशन कब बना? तो 1834 में, चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले। थर्ड क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला लॉ कमीशन कब बना? 1955 में।
मिस्टर MC सीतलवाड़ जो है उसके चेयरपर्सन थे। अब हम आते हैं सुकन्या सांथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी हमारे देश के जो डिफरेंट जेल मैनुअल्स हैं उनमें क्या है कि अपराधी की जाति को पूछा जाता है, तो वहां पर एक कॉलम है कि कोई अपराधी किस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है, और उसका पर्पज ये है कि जो अपराधी जिस कास्ट को बिलोंग करता है उस अपराधी को उसकी कास्ट के हिसाब से काम दिया जाता है, किसमें, जेल में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन लोअर कास्ट को बिलोंग करता है तो उसको कुछ इस तरह के काम दिए जाते हैं जैसे सफाई करना, इस तरह के काम दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन हायर कास्ट को बिलोंग करता है तो उसको कुछ दूसरे तरह के काम दिए जाते हैं जैसे कि कुकिंग, खाना बनाना, इस तरह के काम दिए जाते हैं। तो जब इस बात को चैलेंज किया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क इन द प्रिजन इज अगेंस्ट द आर्टिकल 14, 15, 17, 21 एंड 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो अगर हम कास्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं प्रिजन में तो इट वुड अमाउंट टू अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 17 में एक अनटचेबिलिटी माना जाएगा। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को ये डायरेक्शन दी कि वो अपने जो प्रिजन रूल्स हैं, प्रिजन मैनुअल्स हैं, उनको अमेंड करें एप्रोप्रिएटली। और ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ समय का टाइम दिया है सरकार को कि उसके बाद वो फिर इसको देखेंगे। और ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि जो वहां पर अपराधी की जात को जानने का, यानी कि कास्ट से संबंधित कॉलम होता था, जिस कॉलम में अपराधी का सारा रिकॉर्ड होता था, उसको हटाने के लिए भी ऑर्डर दिया है। तो यानी कि अब किसी भी अपराधी की कास्ट को नहीं पूछा जाएगा जेल मैनुअल में। So dear students, I have discussed all the important news of the October regarding the current legal GK. Thank you so much. I will come again with more such news. Till then, goodbye.